हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज यानी दिनांक 25/7/2025 को सक्षमता का जो तीसरा ये का अंतिम दिन परीक्षा था, इसमें किस स्तर के प्रश्न आए हैं देखिए, जो सक्षमता 4 और 5 में पूछे जाने की संभावनाएं बढ़ाती है। आइए एक एक प्रश्नों को देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर। पहला सवाल है कि महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषण कब दिया था, कहाँ दिया था। तो महात्मा गांधी सबसे पहले तो शिक्षा पाने के लिए लंदन गए, वहाँ से आए, फिर जो है इन्होंने एक व्यापारी का केस लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए और 1915 में जब वो दक्षिण अफ्रीका से भारत आए और वो 1917 में चंपारण से पहला सत्याग्रह शुरू करते हैं। इस बीच में वो भारत के विभिन्न यहाँ का दौरा किया। उसमें उन्होंने जो अपना पहला जनभाषण दिया था वो वाराणसी में दिया था, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है पहला नंबर क्वेश्चन का सबसे करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आजकल इस प्रकार के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं और कंफ्यूज किया जाता है। इनमें जो कथन है, पहला कथन है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी को चंपारण आने तथा कृषकों की समस्या की जांच करने के लिए राजी किया। दूसरा है कि चंपारण में आचार्य जेबी कृपलानी महात्मा गांधी के सहयोगी के रूप में एक थे। कौन से कथन दोनों में से सही है, एक या दो या फिर दोनों या कोई नहीं। तो अगर ध्यान से देखें हम लोग, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी को चंपारण आने तथा कृषकों की समस्या को जांच करने के लिए राजी किया, यह कथन बिल्कुल असत्य है, क्योंकि महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए जिन्होंने राजी किया था वो थे राजकुमार शुक्ल थे। तो इसलिए राजेंद्र प्रसाद महात्मा गांधी को राजी करने वाले में से नाम नहीं आता है। लेकिन दूसरा जो ऑप्शन है कि चंपारण आने में आचार्य जेबी कृपलानी जो है ये महात्मा गांधी जी के सहयोगी में से थे, यह करेक्ट आंसर है। यानी केवल ऑप्शन बी जो है, केवल दूसरा कथन जो है वो सबसे सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी के रूप में करेक्ट आंसर जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है चंपारण सत्याग्रह से संबंध में नहीं जुड़ा था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यह किसानों से जुड़ा आंदोलन था। उसके बाद है कि इसे तीनकठिया प्रथा के विरुद्ध संचालित किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा जेबी कृपलानी इसमें महात्मा गांधी के सहयोग दिया। यह प्रथम आंदोलन था जिसमें महात्मा गांधी ने संपूर्ण भारत के स्तर पर आरंभ किया। तो ये ऊपर के जो तीन कथन हैं वो करेक्ट है कि यह किसानों से जुड़ा आंदोलन था, क्योंकि किसान को नील की खेती करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। तीनकठिया प्रथा के विरुद्ध था, यानी हर एक 20 कट्ठों में से 3 कट्ठा पर नील की खेती करना पड़ता था, तो तीनकठिया प्रथा के विरुद्ध आंदोलन चला। सी जो है यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा जेबी कृपलानी इसमें महात्मा गांधी के सहयोगी थे, करेक्ट है। लेकिन यह आंदोलन प्रथम था जिसमें पूरा संपूर्ण देश स्तर पर आरंभ किया गया, यह कथन गलत है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है तीसरा नंबर क्वेश्चन का सबसे करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों हम लोग एक एक महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप अब तक चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। कोई भी अपडेट्स आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। साथ ही साथ अगर आप को वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते हुए दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि खेरा किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का क्या कारण था। खेरा के किसानों के विरुद्ध जो है महात्मा गांधी ने आंदोलन चलाए थे और अहमदाबाद के मिल मजदूरों के लिए भी चलाए थे। तो चौथा नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है क्या है कि अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं किया था। दूसरा है कि प्रशासन का यह प्रस्ताव था कि गुजरात में स्थगित बंदोबस्त लागू कर दिया जाए। तो ये खेरा के किसानों की तरफ से जो गांधी जी ने खेरा का सत्याग्रह चलाया था, उसका पहला कारण यही था कि अकाल पड़ने के बावजूद जो है प्रशासन की तरफ से भू राजस्व की उगाही को स्थगित नहीं किया गया था, इसलिए गांधी जी ने आंदोलन चलाया था। यानी चौथा नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो है वो सबसे करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है कि रॉलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था। रॉलेट एक्ट जो है यह 1919 में जो आया था, इसका प्रमुख लक्ष्य क्या था। युद्ध प्रयासों को अनिवार्य आर्थिक समर्थक देना, या फिर बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना, और मुकदमों की सुनवाई जो है संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा, या फिर खिलाफत आंदोलन का दमन करना था, या प्रेस स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करना था। तो 5वां का सबसे सही उत्तर तो ऑप्शन नंबर बी है कि ये रॉलेट एक्ट का जो प्रमुख लक्ष्य था कि बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार करना,
बंदी बनाना और फिर मुकदमा की सुनवाई को संक्षिप्त प्रक्रिया के द्वारा ये करना था। ऑप्शन नंबर बी जो है पांचवा का सबसे सही उत्तर के रूप में जाना जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि द अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट, द अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में क्या कहा जाता है? तो 1919 में जो रॉलेट एक्ट आया था उसी को कहा जाता है द अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट। याद रखिएगा, द अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट को ही रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है, जो 1919 में आया था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई। 7वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही जवाब है कि रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के तहत जो है बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई थी या कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है कि यह 1774 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी के रूप में जो है सबसे सही उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि चार्टर्ड अधिनियम 1813 भारत के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण है? चार्टर्ड अधिनियम 1813 जो है यह क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसमें ईसाई मिशनरी द्वारा भारत में प्रचार पर रोक लगा दी गई थी, या फिर इसने भारत को औद्योगिकरण पर जोर दिया, या इसके द्वारा भारतीयों की शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया था, या इसके द्वारा भारत में रेल तंत्र विकसित करने की स्वीकृति दी गई थी। तो ऑप्शन ए, बी और डी पूरी तरह से ये सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है, क्योंकि 1813 का जो चार्टर्ड एक्ट था उसके तहत भारतीयों की शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान रखा गया था कि भारतीयों की शिक्षा पर कितना रुपए खर्च करना है, इसको लेकर के प्रावधान लाया गया था। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि यह कथन हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या फिर आज़ादी की प्रयास में दिवंगत हो जाएंगे, तो यह कथन किससे जुड़ा है या कौन से आंदोलन में यह कथन जो है कहा गया था? तो यह आंदोलन जो है हम या तो भारत को स्वतंत्र करेंगे या फिर भारत की ये स्वतंत्रता में हम दिवंगत हो जाएंगे, असहयोग आंदोलन से जुड़ा हुआ कथन है, या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन से, या व्यक्ति सत्याग्रह से, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन से। तो ये जो 9वां नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी के रूप में जाना जाएगा। यह भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान से यह जुड़ा कथन है कि हम तो या तो भारत को स्वतंत्र करेंगे या फिर भारत की स्वतंत्रता के प्रयास में हम दिवंगत हो जाएंगे। भारत छोड़ो आंदोलन में ही महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है करो या मरो का नारा दिया गया था, जो कि कब शुरू हुआ था? 1942 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920-22 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 ईस्वी में। तो याद रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से कौन सी ये पत्रिका का प्रकाशन किया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है अफ्रीका रहने के क्रम में कौन से पत्रिका का प्रकाशन किया गया? तो ये जो है नवजीवन है, या फिर इंडिया गजेट है, या अफ्रीकनर है, या फिर इंडियन ओपिनियन है। तो महात्मा गांधी जब अफ्रीका में थे तो उस दौरान उन्होंने जो है ये इंडियन ओपिनियन नाम से पत्रिका का प्रकाशन किया था, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है 10वां नंबर प्रश्न का सबसे सही उत्तर के रूप में जाना जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है कि महात्मा गांधी का संबंध में निम्नलिखित आश्रमों में से कौन सबसे पुराना है? ये सारे आश्रम जो है ये महात्मा गांधी द्वारा स्थापित आश्रम है। साबरमती आश्रम हो, या फिनिक्स आश्रम हो, या वार्धा में हो, या फिर सदाकत आश्रम पटना में हो। तो इन सारे आश्रमों में से कौन जो है वो सबसे पुराना आश्रम के रूप में जाना जाता है? तो 11वां नंबर क्वेश्चन का जो सबसे सही जवाब है कि महात्मा गांधी के संबंध में ये जितने आश्रम है उसमें सबसे पुराना जो है वो फिनिक्स आश्रम है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सबसे करेक्ट आंसर है 11वां नंबर प्रश्न के लिए। सबसे सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 12 है। 12वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का विभाजन कब हुआ? बंगाल का ध्यान रखेंगे, बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में होता है, और विभाजन करने वाले जो भारत के गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कर्जन थे। लेकिन उस वक्त बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? बंगाल के उपराज्यपाल कौन थे जब 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ? ये प्रश्न पूछा जाता है कि सर एंड्रयूज फ्रेजर थे, या फिर H.H. रिजले थे, या ब्रोडिक थे, या A.T. एरुंडेल थे। तो 12वां नंबर क्वेश्चन का जो सबसे सही उत्तर है कि बंगाल के विभाजन के समय जो बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वो थे सर एंड्रयूज फ्रेजर, और भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड कर्जन।
तो ये याद रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वह स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे तथा पूर्वी एवं पश्चिमी के बीच जो है एक बेहतर संबंध का समर्थन करते थे। वो WC बनर्जी थे, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, या फिर सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, या रविंद्रनाथ टैगोर थे, या फिर बाल गंगाधर तिलक थे। तो इनमें से कौन थे? क्योंकि जब 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, बंगाल के विभाजन के पश्चात जो है स्वदेशी आंदोलन हुआ, उसमें जो है विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई थी। तो ये इसका समर्थन नहीं कर रहे थे। ये कह रहे थे कि यह जलाना जो है, विदेशी कपड़ों की होली जलाना, यह कहीं से उचित नहीं है। तो इसलिए ये चाहते थे कि पूर्वी और पश्चिम के देशों के बीच जो है एक बेहतर संबंध हो। वो थे हमारे रविंद्रनाथ टैगोर, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा। कि और हालांकि उन्होंने उस वक्त एक ये लिखा था अमार सोनार बंगला के नाम से, जो आज आधुनिक बांग्लादेश का जो है राष्ट्रगान है। और रविंद्रनाथ टैगोर एक ऐसे शख्सियत है कि जिनका लिखा हुआ ये जो है 2 देशों का राष्ट्रगान है। एक अपने भारत का जो है जन गण मन अधिनायक जय है, यह राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही रचित है। और अमार सोनार बंगला, ये बांग्लादेश का जो वर्तमान में राष्ट्रगान है, यह भी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही रचित है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन कब तक बना रहा? तो 1905 में जब लॉर्ड कर्जन महोदय ने जो है बंगाल विभाजन किया था, इसको देखते हुए बंगाल प्रशासनिक दिक्कत का ये दे करके इन्होंने बंगाल विभाजित किया था। तो यह कब तक बना रहा? प्रथम विश्व युद्ध तक, जिसमें अंग्रेज को भारतीय सैनिकों की आवश्यकता पड़ी और विभाजन समाप्त कर दिया गया। या फिर सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में 1911 में शाही दिल्ली दरबार या शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निराकृत किया। या फिर महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने तक, या 1947 में हुए विभाजन तक, जब पूर्वी बंगाल पूर्वी पाकिस्तान बन गया। तो ये जो है मुख्य रूप से ये जो जाना जाता है कि 1905 में जो लॉर्ड कर्जन के द्वारा विभाजित किया गया था, वह सम्राट जॉर्ज पंचम का जब दिल्ली दरबार लगा और उसमें जो है इसको निराकृत कर दिया था, तब तक, यानी 1905 में जो बंगाल विभाजित हुआ, तब से 1911 में फिर जो है बंगाल एकीकृत हो गया था। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सबसे सही उत्तर है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के लिए किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? गोपाल कृष्ण गोखले जो है, ये गोपाल कृष्ण गोखले को जो है महात्मा गांधी जी का राजनीतिक गुरु के रूप में जाना जाता है। इन्होंने जो है ये कब अध्यक्षता की थी? 15वां नंबर सवाल का सबसे करेक्ट आंसर है कि 1905 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है यह गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा किया गया था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16 है कि कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया? ये प्रथम बार जो स्वराज शब्द व्यक्त किया गया है, यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में किया गया था? यह बनारस अधिवेशन 1905 में, या फिर कलकत्ता अधिवेशन 1906 में, या फिर सूरत अधिवेशन 1907 में, या इनमें से कोई नहीं? तो 16वां नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है कि ये बंगाल विभाजन के पश्चात जब ये हुआ, तो उसमें जो है ये कलकत्ता अधिवेशन 1906 में सबसे पहले जो है स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ था। और सूरत अधिवेशन 1907 में कांग्रेस नरम दल और गरम दल में बट ही गया था। तो 16वां का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 है कि किसने कहा था कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत को अगर भगवान भी सहन करें तो मैं उन्हें भगवान नहीं मानूंगा, यह कथन किनका है? यह बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का है, या फिर बाल गंगाधर तिलक का है, या लाला लाजपत राय का है, या फिर मोहनदास करमचंद गांधी जी का है, महात्मा गांधी जी का है? तो ये जो अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए सबसे अधिक प्रयासरत रहने वालों में से महात्मा गांधी जी का नाम भी आता है। इन्होंने ही कहा था कि अगर भगवान अस्पृश्यता को सहन करता है तो मैं उन्हें कभी, यानी भगवान अगर छुआछूत नीच की बुराई को अगर सहन करता है तो मैं उन्हें भगवान नहीं मानता। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। और महात्मा गांधी जी ने 1932 ईस्वी में जो है यह हरिजनों के उत्थान के लिए हरिजन नामक पत्रिका का प्रकाशन भी किया था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 है कि किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? दोस्तों अब हम लोग जो है इतिहास के बाद भूगोल से रिलेटेड प्रश्नों को देखने जा रहे हैं। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप अब तक चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, तथा साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करते हुए दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इससे बेहतर फायदा उठा सके। क्वेश्चन 18 है
कि किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता पाई जाती है, वह मिट्टी कौन है? वह मिट्टी जो है काली है, लैटेराइट है या फिर लाल मिट्टी है। तो 18वां नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कि काली मिट्टी में जो है वह कार्बनिक पदार्थों की मात्रा पाई जाती है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19 है कि लाल मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा कथन गलत है? जी, लौ ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है। 19वां का सबसे सही उत्तर क्या होगा? या फिर ये शुष्क एवं आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती है, या ये अधिकांशतः तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, या मिट्टी नदी घाटियों में पाई जाती है। तो असत्य कथन ये ए बी सी जो है ये सभी सत्य कथन है। असत्य कथन ऑप्शन नंबर डी है, इसलिए सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर डी के रूप में जाना जाएगा, क्योंकि कैसा कथन पूछा जा रहा है असत्य कथन यानी गलत कथन। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ सही कथन पूछा जा रहा है कि खनिज तेल जो है मुख्यतः परतदार चट्टानों में पाया जाता है, या फिर मुंबई हाई भारत का सबसे बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र है, या फिर जो है ये भारत का मूल पेट्रोलियम उत्पादन का लगभग 2/3 अपतटीय प्रदेश से प्राप्त होता है। उपयुक्त सभी कथन सत्य है। तो अगर ध्यान से हम लोग इस पर विचार करें तो खनिज तेल मुख्यतः परतदार चट्टानों में पाया जाता है, यह भी कथन सत्य है। दूसरा है कि मुंबई हाई जो है यह भारत का सबसे बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र है, ये भी सही है। तीसरा है कि भारत में मूल पेट्रोलियम उत्पादन का लगभग 2/3 क्षेत्र जो है वो अपतटीय क्षेत्र में पाया जाता है, यानी सभी कथन सत्य है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है 20वां नंबर प्रश्न का सबसे सही उत्तर के रूप में जाना जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में उद्योग है, सूची 2 में उसके स्थान है। तो कौन सी सूची कहाँ ये स्थान है? तो ऑप्शन नंबर ए में इसका जो सुमेलित कैसे होगा कि कांच उद्योग। तो कांच उद्योग जो है यह फिरोजाबाद से है, पीतल उद्योग जो है यह मुरादाबाद से है, उसी प्रकार जो है ये स्लेट उद्योग जो है यह मरकपुर से है, और हस्त निर्मित उद्योग जो है यह मिर्जापुर से है। तो 21वां का ऑप्शन नंबर कौन करेक्ट आंसर होगा? ए का तीसरा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का चौथा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है यह करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि बोडो निवासी है। बोडो निवासी कहाँ के निवासी है? बोडो जो जनजाति है यह गारो पहाड़ी के निवासी है, या फिर संथाल परगना के निवासी है, या अमेजन बेसिन के निवासी है, या फिर मध्य प्रदेश के निवासी है। तो बोडो निवासी जो है यह गारो पहाड़ी के निवासी है। ऑप्शन नंबर ए के रूप में 22वां नंबर प्रश्न का सबसे सही उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि इंदिरा गांधी नहर या फिर राजस्थान नहर को किस नदी से जल मिलता है? जी, इसका सबसे सही जवाब क्या होगा? 23वां नंबर प्रश्न का जो सबसे करेक्ट आंसर है कि इंदिरा गांधी नहर को जो जल की प्राप्ति होती है वह कौन सी नदी से होती है? तो इसका सबसे सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी कि सतलज नदी से जो है इंदिरा गांधी नहर या फिर राजस्थान नहर को जल की प्राप्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जी, ये मिदानपुर नहर जो है कांसावती नदी से है, फिर तवा प्रोजेक्ट कृष्णा नदी से है, मैंटूर डैम जो है कावेरी नदी से है, और उकाई प्रोजेक्ट जो है यह तापी नदी से है। तो इसमें जो सुमेलित नहीं है वो ऑप्शन नंबर बी है। बाकी ये सारे जो है ए और सी और डी जो है यह सुमेलित है। तवा प्रोजेक्ट कृष्णा नदी यह सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी के रूप में इसका सबसे सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 है कि भारत के किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? यानी अगर लिंगानुपात की बात किया जाए कि प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या, तो वहाँ पर लिंगानुपात अधिक है। महिलाओं की संख्या जो है वो पुरुषों की संख्या से अधिक है। यह भारत का कौन सा राज्य है? बिहार, केरल, कर्नाटक या फिर तमिलनाडु। तो बिहार तो अपना है नहीं इसमें, क्योंकि बिहार का लिंगानुपात तो कम है। तो इसका सही उत्तर 25वां का कौन है? ऑप्शन नंबर बी है कि केरल, जो कि सबसे साक्षर राज्यों में से आता है, सबसे अधिक साक्षर राज्य भी वही है, और महिलाओं से अधिक पुरुषों से अधिक महिलाओं की संख्या भी वही है। अगर बिहार के रिस्पेक्ट में हम लोग बात करें कि बिहार में महिलाओं से अधिक पुरुषों से अधिक महिलाओं की संख्या किस जिले में है? तो वह गोपालगंज जिला है, जहाँ महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है, और ये भारत में केरल राज्य है। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 है कि रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण्य जो है यह भारत के किस प्रदेश में और किस लिए प्रसिद्ध है?
रणथंभौर प्राणी अभ्यारण्य जो है यह भारत के राजस्थान में बाघ शेर के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी जो है वह करेक्ट आंसर है 26वां नंबर क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचित हुआ था, यानी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो संविधान सभा में चुन करके गए थे वो कहाँ से चुने गए थे संविधान सभा के सदस्य के रूप में? यह पंजाब से थे, या फिर तत्कालीन मध्य भारत से थे, या बम्बई प्रेसिडेंसी से थे, या पश्चिम बंगाल से थे? तो 27वां का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो है वो संविधान सभा के लिए निर्वाचित हुए थे, वह पश्चिम बंगाल से हुए थे, यानी ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? जी, भारतीय संविधान सभा की जो स्थापना हुई है यह 1946 ईस्वी में किस तिथि को हुई है? तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना 1946 ईस्वी में 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। उसी दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। उसके बाद 11 दिसंबर को जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया, और संविधान निर्माण का कार्य जो है वो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को कंप्लीट हो गया था। इसीलिए 26 नवंबर को हम लोग जो है ये संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि भारत के जो महान्यायवादी है, भारत का जो महान्यायवादी है इसकी नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति जो है यह 29वां नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति जो है यह संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद किसके तहत जो है महान्यायवादी की नियुक्ति होती है? अनुच्छेद 76 के तहत जो है भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति होती है, यानी 29वां नंबर सवाल का जो सबसे सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? राष्ट्रपति को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का ये प्राप्त है? तो 30वां नंबर क्वेश्चन का जो सबसे सही उत्तर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर डी कि अनुच्छेद 143 के तहत जो है राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है कि समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में वर्णित है? तो भारत में जो ये मूल अधिकार है वो 12 से 35 तक दिया गया है, जो कि भाग 3 में दिया है। तो इसमें से जो 6 मूल अधिकार है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, उसमें से जो इस प्रकार से 6 जो मूल अधिकार है उसमें जो समानता का अधिकार वर्णित है वो अनुच्छेद 14 से 18 के बीच है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है कि भारतीय संविधान में छुआछूत यानी अस्पृश्यता से उन्मूलन, छुआछूत को हटाने का लिए जो संबंधित प्रावधान है वह कौन से अनुच्छेद में है? तो वह है अनुच्छेद 17 में, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका 32वां का सबसे सही उत्तर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33 है कि मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? तो ये संविधान के प्रस्तावना में किया गया है, या संविधान के दूसरी अनुसूची में किया गया है, या फिर संविधान के तीसरी अनुसूची में, या राज्य के नीति निर्देशक तत्व में? तो इसका जो करेक्ट आंसर है 33वां का वो ऑप्शन नंबर डी है कि मूलभूत संविधान में जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो है वो संविधान के संकल्पना सम्मिलित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का उच्चतम न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट द्वारा करने का प्रावधान सम्मिलित किया गया है? तो 34वां का जो करेक्ट आंसर है कि जिस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अगर कोई विवाद उत्पन्न होते हैं तो उसका ये करने का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 71 के तहत है। ऑप्शन नंबर डी के रूप में करेक्ट आंसर जाना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है कि राज्यसभा के सामान्य विधेयक को अधिकतम, राज्यसभा को यह कितना दिन का अधिकार प्राप्त है कि वह किसी भी सामान्य विधेयक को अधिकतम कितना दिन तक अवधि तक रोके रख सकता है? 14 दिन की अवधि है, 1 माह है, 3 माह है, या फिर 6 माह है? तो राज्यसभा को यह अधिकार प्राप्त है कि कोई भी सामान्य विधेयक को जो है वह 14 दिन की अवधि तक अपने पास रोके रख सकता है। इस प्रकार दोस्तों हम लोग जो है 35 महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक एक करके उसके उत्तर की व्याख्या के साथ देखे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न आपको बहुत अधिक फायदेमंद साबित होगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप अब तक नए हैं, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और वीडियो को कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।
टेम्परेचर और प्रेशर पर तरल अवस्था में रहता है यानी लिक्विड के फॉर्म में रहता है। यह कौन सा तत्व है? ऑप्शंस में जो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन दिए हैं, इनमें से कौन ऐसा तत्व है जो ताप और दाब दोनों पर, यानी जो ऐसे समझिए कि कमरे के तापमान पर जो है ये दोनों लिक्विड फॉर्म में रहे, तरल अवस्था में रहे, द्रव अवस्था में रहे, तो वह तत्व है ब्रोमीन। हालांकि ब्रोमीन जो है यह एक अधात्विक तत्व है, नॉन मेटालिक तत्व है, जो कि कमरे के तापमान पर जो है यह किस अवस्था में रहता है? द्रव अवस्था में रहता है। और जो अगर हम लोग बात करेंगे कि जो धातुविक तत्व, जो मेटालिक जो एलिमेंट्स हैं, उसमें बात आएगा मरकरी का, जो कमरे के तापमान पर जो है ये तरल अवस्था में रहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, सवाल नंबर दूसरा है कि कोशिका विभाजन की वह अवस्था जिसमें क्रोमोसोम सबसे स्पष्ट रूप में दिखाई देते हैं क्या कहलाती है? तो कोशिका विभाजन की वह अवस्था जिसमें क्रोमोसोम जो है सबसे स्पष्ट रूप में दिखा देती है वह टेफ्लोज के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर सबसे करेक्ट आंसर के रूप में उत्तर जाना जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर तीसरा है कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सबसे अधिक ऊर्जा वाली किरण कौन सी होती है? तो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में जो सबसे अधिक ऊर्जा वाली किरण है, इनमें से जो है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है कि गामा किरण जो है वो सबसे अधिक ऊर्जा वाली किरण है। अगर हम लोग बात करें एक्स किरण की, जिसकी खोज जो है रॉन्टगेन के द्वारा किया गया था, या रॉन्टजन के द्वारा किया गया था इसकी खोज, और ये जो है अपारदर्शी में भी जो है प्रकाश ऐसा है जो पार कर जाता है, जिस कारण जो है डॉक्टर इसमें टूटी हुई अस्थियों का पता लगाने के लिए अक्सर एक्सरे लिखते हैं। और अगली जो किरण है पराबैंगनी किरण, जो जिसे जो है ओजोन लेयर जो है ये रोक देता है और ये पृथ्वी तक पराबैंगनी किरण नहीं आ पाती है, और जिसके कारण जो है पृथ्वी का टेम्परेचर अनुकूल बना हुआ है और विभिन्न प्रकार के जो रोग हैं उससे भी हम लोग जो है ये बचे रहते हैं पराबैंगनी किरणों से। इसे रोकने का कार्य कौन करता है? तो ओजोन परत करता है। और ओजोन परत को अगर बात की जाए जो कि ये वायुमंडल की परत में जो ओजोन है उसको सबसे अधिक जो क्षय है वो CFC के द्वारा हो रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। और अगर इस तरह से क्षय होता रहा तो फिर जो है पराबैंगनी किरण का सीधा आगमन धरती पर होगा, और उससे नुकसान ये होगा कि जो है विभिन्न प्रकार की जो रोग हैं वो बढ़ेंगे, और ये हम टेम्परेचर भी पृथ्वी का अधिक हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर चौथा है हमारे स्क्रीन पर कि जो जीवाणु बैक्टीरिया है वो किस प्रकार की कोशिका होती है? तो बैक्टीरिया की जो कोशिका होती है जीवाणु की, वो मुख्य रूप से जो है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है। ऑप्शन इसका जो है बी, चौथा नंबर प्रश्न का बी सबसे करेक्ट आंसर के रूप में उत्तर जाना जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर अब तक नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ आप बेल आइकन को दबाइए ताकि अगला हर अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। सवाल है अगला कि पाँचवा नंबर सवाल है कि कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक प्रतिशत में पाई जाती है? तो जो गैसेज हैं वायुमंडल में, यानी वायु जो है हवा, ये गैसों का मिश्रण है, और गैसों के मिश्रण में जो सबसे अधिक मात्रा में जो गैस वायुमंडल में पाई जाती है नाइट्रोजन है, जो कि 78% जो है वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की अधिकता कितनी है? 78% तक नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। उसके बाद जो है दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन है जो 21% ऑक्सीजन पाई जाते हैं, और तीसरे नंबर पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड है जो 0.03% जो है मात्रा में पाए जाते हैं। बचे हुए 0.97 जो बचे हुए 0.97 है, इसी में अन्य जितने भी गैस है वो सभी इसी मात्रा में पाए जाते हैं। बाकी जो है सबसे अधिक मात्रा में 78% नाइट्रोजन पाए जाते हैं, 21% ऑक्सीजन पाए जाते हैं जिसे प्राणवायु के नाम से जानते हैं, जो हम लोग श्वसन में लेते हैं, और जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है वो 0.03% पाए जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है हमारे स्क्रीन पर छठा कि प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है यह क्यों हो पाती है? तो प्रकाश की जो तीन प्रमुख घटनाएं हैं, एक तो है परावर्तन जिसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के नाम से जानते हैं, दूसरा है अपवर्तन जिसको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और तीसरा है स्कैटरिंग यानी प्रकीर्णन। तो परावर्तन का जो ये है कि प्रकाश की किरण जो है किसी सतह से टकरा करके वापस उसी दिशा में लौट जाती है, तो वह परावर्तन के नाम से जाना जाता है। जैसे जो है उसको जो है रिफ्लेक्शन के नाम से हम लोग जानते हैं। और जो अपवर्तन है कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम
माध्यम में जब प्रवेश करती है तो फिर वो अपने अभिलंब की ओर या अभिलंब से दूर मुड़ती है, तो ये घटना जो है ये प्रकीर्णन के अपवर्तन के नाम से जाना जाता है। और तीसरी जो घटना है प्रकीर्णन की, प्रकाश के कण जो है वो वायुमंडल में स्थिर छोटे छोटे ये कणों से टकरा करके जो विभिन्न दिशाओं में फैलते हैं उसको जो है प्रकीर्णन के नाम से जानते हैं। यानी यहाँ पर ऑप्शन बी 6ठा नंबर प्रश्न का सही उत्तर के रूप में क्या जाना जाएगा, ऑप्शन बी जाना जाएगा कि प्रकाश की किरण जो है किसी छोटे छोटे कणों से टकरा करके और विभिन्न दिशाओं में जो फैल जाते हैं, यह घटना जो है प्रकीर्णन के नाम से जानी जाएगी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7वां है हमारे स्क्रीन पर कि सबसे मजबूत अम्ल कौन सा है। मजबूत अम्ल का अर्थ यह है कि सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है। तो यहाँ पर जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ये सभी प्रबल अम्ल या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड के रूप में ही जाना जाता है। लेकिन इसमें ऑप्शन जो हमारे पास दिए हैं इनमें सबसे जो स्ट्रॉन्ग की बात अगर हम लोग करेंगे तो वो फ्लोरिक एसिड है जो HClO4 के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ पर सी सबसे करेक्ट आंसर के रूप में उत्तर जाना जाएगा। अगर हम लोग बात करें अम्ल की, तो अम्ल के बारे में जानिए कि अम्ल जो है वो नीला लिटमस को लाल करता है, लाल लिटमस को नीला करेगा। और अम्ल जो है इसका pH मान 0 से 6.9 के बीच होगा, यानी 7 से कम होगा। और जो है इसका ये जितना pH कम होगा उतना ज़्यादा अम्लीय होगा। यानी अगर pH 3 है और pH 6 है तो pH 3 जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा और pH 6 जो है वो वीक एसिड के नाम से जाना जाएगा। तो इस प्रकार जो है ये अम्ल के बारे में है। और इसी के विपरीत भस्म होता है जिसको क्षार के नाम से जानते हैं, जिसका pH मान 7.1 से लेकर के 14 तक रहता है। और इसमें जितना ज़्यादा pH होगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस के रूप में वह स्ट्रॉन्ग क्षार के रूप में जाना जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर है कि कोई वस्तु प्रकाश की गति से क्यों नहीं चल सकती है। तो अगर प्रकाश की जो गति है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, प्रकाश की कितनी गति है, तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड यानी 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से जो है प्रकाश चलती है। अब इस स्पीड से कोई वस्तु इसलिए नहीं चल पाएगी क्योंकि वस्तु का द्रव्यमान जो है अनंत होना चाहिए। अगर वस्तु इस स्पीड से चलती है तो उसके द्रव्यमान का जो है मतलब इस द्रव्यमान की कोई वस्तु हो ही नहीं सकती है कि इस स्पीड से चले, चूँकि वस्तु की स्पीड जो उसके द्रव्यमान पर भी निर्भर करता है। अगर वस्तु हल्की वस्तु है तो वो उतनी स्पीड जा ही नहीं सकती है। अर्थात 8वां का जो है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है कि द्रव्यमान अनंत हो जाएगा। यही कारण है कि कोई भी वस्तु प्रकाश की चाल से गमन नहीं कर सकती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि मानव के रक्त में आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, यानी रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स जो है इसका जो जीवन काल है, उम्र है, वो कितने दिनों का होता है। तो आरबीसी का जो जीवन काल है यानी हिंदी में इसे लाल रक्त कणिकाएं के नाम से जानते हैं, इसका जो जीवन काल है वो 120 दिनों का है। कितने दिनों का है, 120, यानी ऑप्शंस जो है सी यहाँ सबसे करेक्ट आंसर के रूप में उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि चालक की तुलना में, यानी कंडक्टर जो जिसे होकर के विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो सके, जैसे एल्युमिनियम, तांबा, चालक की तुलना में सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक जो है तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध कैसे बदलता है। तो अगर हम लोग बात करें कि सेमीकंडक्टर अर्धचालक जिसका उदाहरण सिलिकॉन जिसकी परमाणु संख्या 14 है और जर्मेनियम है जिसकी परमाणु संख्या 32 है, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है ये अर्धचालक है, यानी ये ऐसे तत्व हैं जो कमरे के ताप पर तो कुचालक की तरह यानी इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन जब इनका टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, तापमान बढ़ाया जाता है, तो इनका रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध घट जाता है। और प्रतिरोध घट जाता है तो यह फिर वहाँ पर कंडक्टर की तरह काम करने लगते हैं, यानी चालक की तरह काम करने लगते हैं। तो बात यहाँ पर प्रश्न जो पूछा जा रहा है कि चालक के तुलना में अर्धचालक का तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध क्या होगा। तो अर्धचालक का जब तापमान बढ़ेगा तो उसका प्रतिरोध घटेगा, और प्रतिरोध घटेगा तो उससे होकर के विद्युत धारा का प्रवाह शुरू होगा। ऑप्शन बी यहाँ 10वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर के रूप में उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल इससे पहले हम आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों कि अब तक हमने 10 सवालों को किया है, आगे भी हम करेंगे, आप अंत तक बने रहिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही साथ जो है आप बेल आइकन को दबाइए ताकि अगला हर अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे। सवाल है कि ओजोन छिद्र जो ओजोन होल है ये बनने का मुख्य कारण क्या है। तो अभी हम पीछे कहे हैं कि ओजोन जो परत है जिससे जो अल्ट्रावायलेट रे है यानी पराबैंगनी किरणें हैं उसको
ओजोन लेयर जो है रोक देता है, हमारे पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देता है। और उसमें जो होल बनने का कारण है वह है कि CFC गैस यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस का उत्सर्जन जो है अधिक मात्रा में हो रहा है, जिस कारण जो है ओजोन छिद्र बनने का ये मुख्य कारण है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस उपकरण का उपयोग ध्वनि तरंग की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। तो जो ध्वनि तरंग है, ध्वनि सबसे पहले जानिए कि ध्वनि जो है यह माध्यम में ही गमन करता है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ध्वनि का गमन नहीं हो सकता है, ऐसे अगर माध्यम नहीं हो तो, जैसे वैक्यूम हो तो। जैसे सूरज की प्रकाश जो है जब सूरज से चलती है तो पृथ्वी तक पहुंचने में बहुत सारे जगहों पर उन्हें वैक्यूम मिलता है, जहां पर कोई भी माध्यम नहीं होता, हवा भी नहीं होता है, फिर भी वो गमन करते हुए पहुंचता है। लेकिन ध्वनि के लिए ऐसा नहीं है। ध्वनि के लिए क्या है कि ध्वनि किसी न किसी माध्यम से होकर ही चलेगा, और ये अलग अलग माध्यम में इसका स्पीड अलग अलग होगा। ठोस माध्यम में इसका स्पीड सबसे अधिक होगा, द्रव में उससे कम होगा, और गैस में सबसे कम होगा। तो यहाँ पर क्या है कि जो इसकी ये तीव्रता को मापते हैं वो डेसिबल में मापते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर सबसे करेक्ट आंसर के रूप में उत्तर जाना जाएगा। और मनुष्य की जो सुनने की क्षमता है वो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक के आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकता है। उससे कम या उससे अधिक आवृत्ति की ध्वनि को मनुष्य नहीं सुन पाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि कौन सा पदार्थ जो है आभासी, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो दर्पण है हमारे पास अवतल, उत्तल, समतल, तो ये तीनों दर्पण जो है अवतल, उत्तल और समतल, सॉरी अवतल 2 जगह है, तो अवतल, उत्तल और समतल ये तीनों दर्पण जो है आभासी प्रतिबिंब बनाता है। जिसमें समतल और उत्तल एक ऐसा दर्पण है जो सदैव आभासी प्रतिबिंब ही बनाता है, वो कभी रियल इमेज यानी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाता है। वो हमेशा दोनों जो है समतल दर्पण और उत्तल दर्पण जो है हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। अब बात है कि वस्तु से बड़ा कहा जा रहा है, तो समतल दर्पण में हमेशा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? हमेशा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। और उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। याद रखिएगा, उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, समतल दर्पण में हमेशा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। अब चूंकि बड़ा पूछा जा रहा है तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा कि अवतल दर्पण में जो है प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा। अब कब कंडीशन में बनेगा? तो याद रखिएगा, अवतल दर्पण जो है ये अवतल दर्पण के सामने अगर फोकस और ये ध्रुव के बीच अगर कोई वस्तु है तो उसका इमेज जो है वो दर्पण के पीछे वस्तु से बड़ा, आभासी और सीधा बनता है। यह सिर्फ केवल एक कंडीशन में बनता है, बाकी सारे कंडीशन में अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब यानी रियल इमेज बनता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि कोशिका में ऊर्जा का उत्पादन किस अंगक में होता है? तो कोशिका में जो ऊर्जा का उत्पादन है यह मुख्य रूप से माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। श्वसन की क्रिया जो पूर्ण होती है यह माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। यही कारण है कि माइटोकॉन्ड्रिया को जो है कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। ऑप्शन यहाँ बी सबसे करेक्ट आंसर है कि कोशिका का ऊर्जा गृह कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया है। राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। क्या होता है राइबोसोम में? प्रोटीन का संश्लेषण होता है। लाइसोसोम को जो है सुसाइडल बैग ऑफ द सेल यानी कोशिका के आत्महत्या की थैली कहा जाता है। किसको? लाइसोसोम को। याद रखिएगा, ये सारे प्रश्न बनते हैं, आपसे छूटना नहीं चाहिए, ताकि हम एक प्रश्न में आपको इस प्रकार से कवर कराएंगे कि इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न आएगा तो वो एग्जाम में आपसे नहीं छूटेंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको अगर यह वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़रूर लाइक कीजिए, दोस्तों के बीच भी ज़रूर शेयर कीजिए। सवाल है अगला कि मनुष्य के शरीर का तापक्रम नियंत्रित करने वाला केंद्र कौन सा है? तो मनुष्य के शरीर का जो तापक्रम नियंत्रण करने वाला केंद्र है वह है हाइपोथैलेमस। ऑप्शन बी यहाँ पर सबसे सही उत्तर है 15वां नंबर प्रश्न के लिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र किस कारण उत्पन्न होता है? पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है यह किस कारण से उत्पन्न होता है? सूर्य से आने वाली किरण से होता है, या पृथ्वी के चारों ओर जो वायुमंडल है उससे होता है, या फिर पृथ्वी के सतह पर कोई चुंबक है इसके वजह से होता है, या बाहरी कोर में विद्युत धारा की वजह से? तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही उत्तर है कि बाहरी परत में, बाहरी कोर में विद्युत धारा की वजह से जो है पृथ्वी के में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। सवाल है कि क्रिप्टन और नियन किस प्रकार के गैसें हैं? तो क्रिप्टन और नियन ये जो दोनों गैसें हैं यह मुख्य रूप से जो है नोबल गैस है, अक्रिय गैस है या निष्क्रिय गैस है। और क्रिप्टन और ये नियन ही नहीं बल्कि हीलियम है, नियन है, आर्गन है, क्रिप्टन है,
जेनन है और रेडन है। ये सारे जो है किस प्रकार के गैस है, निष्क्रिय गैस है। इन सारे गैस को, ये सारे ऐसे तत्व हैं जिनके बाहरी कक्षा में केवल 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और हीलियम को छोड़ करके, हीलियम के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। बाकी ये सारे ऐसे तत्व हैं जिनके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये सारे ऐसे तत्व हैं जो कभी किसी भी प्रकार के ये में अभिक्रिया में हिस्सा नहीं लेते हैं। ये सारे निष्क्रिय गैस है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर के रूप में उत्तर जाना जाएगा। याद रखिएगा कौन कौन है, हीलियम है, नियन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनन है और रेडन है। ये सारे गैसेज हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है 18 कि कौन सा पदार्थ प्रकाश में को सबसे अधिक अपवर्तित करता है, यानी सबसे अधिक रिफ्लेक्शन किस में होता है। तो सबसे अधिक रिफ्लेक्शन उस मीडियम में होगा जिसका अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होगा। तो अगर जो माध्यम सबसे अधिक घना होगा, तो जो दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है वो है हीरा, डायमंड। और हीरा सबसे कठोर पदार्थ है, इसलिए उसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है। हीरा का अपवर्तनांक कितना है, 2.42। ये अपवर्तनांक है हीरा का। तो इसका अपवर्तनांक अधिक होने के कारण इसमें अपवर्तन सबसे ज़्यादा होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है कि हीरा में अपवर्तन सबसे ज़्यादा होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि किस ध्वनि स्रोत की आवृत्ति बढ़ाने पर उसका तरंग दैर्घ्य क्या होता है। तो आवृत्ति बढ़ाने पर तरंग दैर्घ्य घटता है। इसका याद रखिएगा। ऑप्शन बी यहाँ सबसे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। तो मनुष्य के शरीर में जो सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है वह है ऑक्सीजन। लगभग 65% जो है मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन पाया जाता है। वो ऑक्सीजन जो है हम लोग सांस के रूप में हमारे पास मौजूद होता है, पानी के रूप में हमारे पास शरीर में मौजूद होता है। तो सबसे अधिक जो है हमारे शरीर में कौन पाया जाता है, ऑक्सीजन। दोस्तों 20 महत्वपूर्ण प्रश्न अभी हम आपके लिए कवर किए हैं जो आपके परीक्षा में सबसे अधिक आपको फ़ायदा दिलाएंगे। आइए अगले सेट में के लिए आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि अगला सेट आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले सेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।